सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। एक ओंकार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बहुत खुश होंगे और सेट होंगे सारे के सारे। नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कल एनडीए का एग्जामिनेशन था आप लोगों का और मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा है इंस्टाग्राम पर मेरे पास कि सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कराए हुए यूं कहीं नोट्स के साथ जो आपने किए हैं वो यूं कहीं आपके पेपर में मिल गए हैं। इस बात का मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की पढ़ाई हुई, मतलब आप लोगों की पढ़ी हुई सारी की सारी कहानी आपको पेपर में मिलती है, ये शिद्दत है। सर प्लीज मोहित जी जो करा रहा हूं ना उस पर फोकस रखें, ज्यादा आप परेशान ना हो बेटा। चलिए, वेरी गुड। जिनको बुक्स मिल गई हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनको बुक्स नहीं मिली हैं उनकी ऑर्डर्स अभी लाइनअप हैं, अमेजन अभी उनको लाइनअप किए हुए हैं। बाकी बुक की शॉर्टेज हो चुकी है बहुत बड़े लेवल पर, इसीलिए आप लोगों को जिनको मिल जाए वही बुक 2-4 दिन के वेट कर लीजिए, मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, हमारा एक आखिरी टॉपिक है, वो बेसिकली टॉपिक नहीं, वो सिर्फ एक रिवीजन है। और क्या है वो टॉपिक, क्या है वो रिवीजन का सहारा, उसके बाद हम लोगों का पूर्ण विराम होगा। दोस्तों इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही काफी सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसी टॉपिक को एक और नाम से बुलाने की कोशिश करते हैं, एंड देयर आर सर्टेन पीपल जो कहते हैं सिंटेक्स। कुछ लोग इसी को कहने की कोशिश करते हैं कॉनकॉर्ड। अब ये है क्या, क्या है इसके पीछे कहानी, आप जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही अच्छे से आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एक तरफ तो हमारे पास है सब्जेक्ट और एक तरफ है हमारे पास वर्ब। इन दोनों के एग्रीमेंट अगर ठीक से होते हैं तो सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही काम करता है। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने कहा अगर हमारे सब्जेक्ट का बिहेवियर सिंगुलर है तो आने वाली हम लोग मेंटेन करके चलते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम मेंटेन करके चलते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों। अब अगर इन हेल्पिंग वर्ब के बिहेवियर को समझने का काम करें तो दोस्तों ये जो कॉनकॉर्ड नाम की चीज है, यानी कि सिंटेक्स नाम की चीज है, इसे हम लोगों ने कई सारे एस्पेक्ट्स में समझना पढ़ना सीखा है। और कहाँ कहाँ हमने इसे पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले एक बहुत प्यारी चीज हमने पढ़ी बच्चों, जिसे हम टेंस कहते हैं। टेंस में हम लोगों ने इसे पढ़ा है, कैसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। मैं अगर आपके सामने कहने की कोशिश करूं ईशा गो टू हर स्कूल। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग शायद आप लोगों को ये चीज पता ही है कि सर अगर मैं किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम कहने की कोशिश करें एक दूसरा सेंटेंस, मानसी हैव डन हर होमवर्क, तो इसे देखते ही आप लोगों को समझ आता है कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का लेना देना नहीं है। सिंगुलर के साथ अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं, कोई नई बात नहीं है। टेंस हम लोगों ने पढ़े हैं, और टेंस जब हम लोगों ने पढ़े हैं, जहां हम लोगों ने टेंस को समझा है, टेंस का कायदा हम लोगों को इन चीजों के बारे में समझा चुका है। एक दूसरा दायरा है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट।
एक दूसरा कायदा दोस्तों जिसे हम कहने का काम करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो इस पर खेल टिका हुआ है। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नंबर के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने नाउन के दौरान इसके बारे में समझा है। मैं आपको समझा देता हूं नाउन में हम लोगों ने इसके बारे में क्या समझा है। नाउन के अंदर हमारी एक वोकैबुलरी का डिस्कशन आया दोस्तों जिसे हम सिंगुलर या प्लूरल कैटेगरी में बांटने का काम करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैं आपके सामने अगर क्वेश्चन लिखूं द पुलिस हैव कम, तो क्या कहना सेंसिबल हुआ? देखो बच्चों बिल्कुल प्यारा सा सवाल है। हम लोगों को नाउन के दौरान 5 P बताए गए थे, पुलिस, पब्लिक, पीपल, पीजेंट्री, पोल्ट्री। जब इनकी हम बात करते हैं तो इनके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक। अच्छा जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं, द थैंक्स हैव बीन फॉरवर्डेड। ठीक है जी। अब अगर इसकी हम बात करना चाहें तो भैया थैंक्स अपने आप में हमेशा प्लूरल होने वाला शब्द है। नाउन के दौरान ऐसी वोकैबुलरी की हम लोगों ने लिस्ट बनाई है। आप चाहो तो नाउन की उस वोकैबुलरी को दोबारा से एक्सेस कर सकते हो और नाउन की उस सारी की सारी कहानी को आप देख सकते हो, वो आप लोगों के इस कंसिडरेशन में आ जाती है। एक अगली बात से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, नाउन के अलावा हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा है दोस्तों जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं प्रोनाउन। मेरे साथ मिलकर आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा है और उस प्रोनाउन के डिस्कशन में आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। बोलो हाँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है जिसके बारे में आगे कहा जाता है। प्रोनाउन से रिलेटेड मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा, इट इज मी हु इज अलाउड टू गो। इस लिखे हुए सेंटेंस में आपके मुताबिक क्या कायदा ठीक होना चाहिए? चलिए इसको हम थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम समझने का काम करते हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने का काम करता हूं, पहली बात तो ये इट एक डमी सब्जेक्ट है। अब इट अगर एक डमी सब्जेक्ट है तो ये जिसकी बात कर रहा है ये बेसिकली सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा। हम लोगों ने सीखा है ये चीज प्रोनाउन के दौरान। अब ये जो हु है वो रिलेट कर रहा है बेसिकली इस आई को, और इस आई के मुताबिक यहाँ इज ना होकर इसकी जगह होना चाहिए एम। ये बातें हमने पढ़ी है बच्चों, आप अपना प्रोनाउन का सेक्शन चेक कर सकते हैं। प्रोनाउन के दौरान हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है, लिखा भी है और समझा भी है। ठीक है भाई, चलो प्रोनाउन से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है। मैंने एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखा, ईच ऑफ द बॉय हैव डन देयर वर्क। बच्चों इस लिखे सेंटेंस में क्या करेक्शन हो सकती है? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मैं तब पढ़ा रहा था आपको नाउन, तब भी कहा था कि अलग से ये कोई टॉपिक नहीं है। आप अगर इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये आप लोगों के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंक्लूजन है। मेरे सामने लिखे सेंटेंस पर जरा दिमाग लगाएं, सोचकर मुझे बताएं इसमें क्या किया जा सकता है प्लीज। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को इस बात की जानकारी है कि ईच ऑफ के बाद जो भी आ रही है बातचीत तो प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लिखी अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझा बच्चों हमने। और इस ईच की वजह से ही आने वाली जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर हम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब बातचीत हमारी सिंगुलर हुई तो भैया इस बॉयज में से मैं हर एक की बात कर रहा हूं, इसीलिए बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर देयर ना होकर होना चाहिए हिज। बेटा ये चीजें हम लोगों ने शायद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से समझी हैं, लिखी हैं। आप इसे आराम से अपने नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन के बाद एक अगली चीज हम लोगों को याद आती है, क्योंकि प्रोनाउन के अंदर ही हम लोगों ने कुछ चीजें समझी हैं। मैं उसी को लिख देता हूं। जैसे ये ऊपर मैंने लिखा आपके सामने, प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब उस हिसाब से अगर मैं सोचने की कोशिश करूं,
एक छोटा सा सेंटेंस लिखा बच्चों, इस पर जरा दिमाग लगाने की कोशिश करें प्लीज। सोचो बच्चों फटाफट से। हम अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो बातें बड़ी आसानी से क्लियर हो सकती हैं। लाइक अपने आप में आती है एक प्यारी सी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होने की वजह से आने वाला हुआ ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस होने का मतलब दे को हटाकर हमने लिखा देम। अब अगर देम की बात करें तो इस हैव से कोई लेना देना नहीं। अब ये अपने सब्जेक्ट के लिए पहुंचता है इस ही पर, इसीलिए हटाकर हम लोगों ने कहा इसे हैज। जब आप इस ही के अकॉर्डिंग इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर चल रहे हो तो इस लिखे हुए प्रोनाउन को भी इसकी जगह हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारी आप लोगों की सीखी हुई बातचीत है प्रोनाउन के दौरान। ठीक है बच्चों, प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को हम लोगों ने एक जगह पर और पढ़ा है, इसे हम लोगों ने कहा एडजेक्टिव। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज रिवाइज कराता चला जाऊंगा, आपको खुद ब खुद ये चीज याद आती रहेगी कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट नाम की कोई अलग से चीज नहीं होती। इसकी खास वजह यही है, काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे टीचर्स इसे पहले दिन में ही निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पहले दिन में आपको सीखने की जरूरत ही नहीं होती कुछ। पहले दिन में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब कुछ छोटे छोटे नियमों को रटवा कर लिखवा कर खत्म कर दिया जाए। बच्चों आपको तो पता ही नहीं चलना होना क्या है, सामने वाला आपकी मस्ती काट रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। एडजेक्टिव से रिलेटेड एक सवाल लिखने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कितने बच्चों को याद आएगा। ठीक है, इस सेंटेंस में बताना जरा सोच के मुझे क्या करेक्शन कहना सेंसिबल होगा। तो हम लोगों ने समझा था कि पॉजिटिव डिग्री जब सब्जेक्ट की तरह से यूज की जाती है आर्टिकल द के साथ, तो इसका बिहेवियर हम हमेशा प्लूरल की तरह यूज करते हैं। क्लियर होगी बच्चों बात? चलो ये भी बात अपनी क्लियर है। आगे हम लोगों ने एक बात को समझने का काम किया और इसे हम कहते हैं कंजंक्शन। एक एक चीज समझ आएगी बेटा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आप लोगों ने नहीं समझी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पर। अगर मैं कंजंक्शन की बात करता हूं, चलो मैं एक छोटा सा सवाल लिखता हूं। मैंने कहा
अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर बताओ बच्चों, सोचकर क्या काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं। चलो बेटा, एक बार इस लिखे हुए सवाल को ध्यान से देखते हैं। तो पेयर कंजंक्शन में हमने पॉइंट्स तैयार किए थे। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच, एज क्लोज एज पॉसिबल, कंसीडरेशन हमेशा रिवर्स में राइट टू लेफ्ट हम लेकर जाते थे। और उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। कुछ याद आया बेटा? ये चीज हम लोगों की पड़ी हुई है। अब इस हिसाब से अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन का मैं आंसर तैयार करता हूं तो सबसे पहले लिखा देखा हमने नोर के साथ लिखा मी, नीदर के साथ लिखा नजर आया शी। अब इस हिसाब से कहने की कोशिश करूं तो इस लिखे हुए सेंटेंस का करेक्ट आंसर तैयार करने की बात हुई और ये हुआ नीदर शी। आगे आपने कहा नूर, क्योंकि सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, अब इसी के मुताबिक आपकी हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट तैयार होता है एंड दैट इज कॉल्ड एम। ठीक है, आगे चीजों को अगर हम बढ़ाने का काम करते हैं तो लिखा हुआ है आपका आंसर रेडी टू लीव द हाउस। इज माई पॉइंट क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा कोई नया चीज नहीं होता, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंक्लूजन होता है। अफसोस उन लोगों का होता है मुझे कि जो पहले दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 20-30 रूल लिख लेते हैं, सोचते हैं कि टॉपिक खत्म हुआ। बच्चों ये सिर्फ एक मूर्खता है। आप समझ के देखो कि इसी के अंदर टेंस के इंपॉर्टेंट रूल्स खत्म हुए, नाउन की वोकेबलरी पूरी खत्म हुई, प्रोनाउन का लॉजिक खत्म, एडजेक्टिव खत्म, कंजंक्शन खत्म। और भाई चलते चलते अगर हम आगे पहुंचने का काम करें तो वो तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रेपोजिशन की बराबरी तो है ही नहीं। प्रेपोजिशन की अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, जैसे अगर मैं कहूं सवाल टू आई, द क्वेश्चंस आर इजी। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो इस लिखे हुए टू की मैं बात करूं तो ये आपका प्रेपोजिशन हुआ, ऑब्जेक्टिव केस हटाया और ये क्या कहा। ये सारी बातें हमारी पड़ी हुई हैं। तो एक बार इसे थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, फिर जो चीजें हमारी नहीं हुई हैं मैं उन पर आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा। फटाफट से देखें, फिर मोहब्बतें आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
तो बच्चों आओ इस बात को थोड़ी सी आगे हम लेकर चलने का काम करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बाकी तो हम लोगों ने सब कुछ समझ रखा है, लेकिन एक शब्द का परिचय हमारा खूबसूरती से नहीं हुआ और वो शब्द बड़ा प्यारा है। इसके आधार पर सवाल हमें मिल जाते हैं। तो मैं कुछ एक क्वेश्चंस लिखूंगा आप लोगों के सामने और उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस पर आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर हम इनको सोल्व करना शुरू करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपके सामने। मैंने आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस लिखे हैं बच्चों, एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, फिर हम चीजों को आगे लेकर चलेंगे। आप अगर इन लिखे हुए सभी के सभी सेंटेंस को ऑब्जर्व करें तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में तुक्केबाजी वाले जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं और आप लोग जो समझने की कोशिश करते हैं आप क्या कर सकते हैं, दोनों बातों के फर्क को मैं अब आपके सामने रखूंगा। सेंटेंस नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें, लिखा राम एंड श्याम। तो बेटे इस सेंटेंस में तो इतनी कोई बड़ी परेशानी है नहीं। क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि सीधा नियम ये कहता है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को अगर हम आपस में जोड़ने का काम करें तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम प्लूरल लेकर चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस कायदे से अगर मैं देखने का काम करूं, राम एंड श्याम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हुए, इसी वजह से हम लोगों ने अपनी जगह आर बिल्कुल ठीक कहा। सेंटेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज
इज आर इन द ऑफिस। सभी बच्चों ने आंसर बोलने की कोशिश की होगी इज। क्यों? क्योंकि तुक्केबाज ये कहता है कि सर जब एक आर्टिकल यूज हो तो सिंगुलर है। आर्टिकल से क्या लेना देना मेरे भाई? हम लोगों ने आर्टिकल नाम के टॉपिक में एक चीज समझी, बेसिकली आर्टिकल नाम की कोई चीज इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे नहीं करती। भाई हाँ ना, आर्टिकल नाम की चीज कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे नहीं करती, तो आर्टिकल न होकर बेसिकली इन्हें हम जो कहने की कोशिश करते हैं, कायदे से हम इन्हें डेटरमिनर्स कहते हैं। शायद हम डेटरमिनर्स की ही बात अगर करें तो डेटरमिनर्स को ही हम वर्ड फिक्सर्स कहते हैं। पिछली क्लास चल रही थी तो एक बच्चे ने कहा था सर डेटरमिनर्स कब होगा? पहली बात तो ये डेटरमिनर नाम का कोई अलग टॉपिक नहीं होता, ठीक है। अब अलग टॉपिक क्यों नहीं होता, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनेंगे तो चीजें खुलती चली जाएंगी। सबसे पहली बात तो हमने आर्टिकल्स के नाम पर जो समझा है वो सभी के सभी नाउन से पहले आकर अपना मीनिंग तैयार करते हैं, इनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक। इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिकल डिटरमिनर्स। फिर हम लोगों को कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव याद आते हैं, माई, आर, योर एटसेट्रा। नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं, नाउन के बगैर इनका यूज नहीं होता, इनका मीनिंग नहीं होता। इन्हीं को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से पढ़कर आए हैं, ठीक है। इन्हीं को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से पढ़कर आए हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव होने का मतलब नाउन के बगैर इनका यूज नहीं होता, ये भी डिटरमिनर ही है। फिर इसके अलावा अगर हम कहने की कोशिश करें, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी सभी के सभी नाउन से पहले यूज होते हैं, ये भी तो हमारे डिटरमिनर्स हैं। अब डेटरमिनर्स का परिवार बड़ा हो रहा है भाई, हर एक बात के साथ ध्यान से समझोगे तो डेटरमिनर्स की अगर और भी संख्या हम बढ़ाना चाहें तो डेटरमिनर्स की संख्या में अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो ये भी तो हमारे डेटरमिनर्स है। इनका कौन सा इंडिपेंडेंट मीनिंग है? सम, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, सबके सब आप लोगों ने एडजेक्टिव्स में पढ़े हैं। बताओ अलग से कौन सी चीज लिख रहा हूं मैं? ये सारे के सारे हमारे शब्द डिटरमिनर्स माने जाते हैं, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट कोई सेंस, कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो मैं इस चीज से ज्यादा परेशान नहीं हूं कि बच्चा सवाल पूछता है, मैं इस चीज से ज्यादा परेशान हूं कि कौन सी चीज कहां आपको सीखनी चाहिए थी, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? आज हम अपने सिलेबस के खात्मे पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, हम चीजों के कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। आज आपको ये चीज महसूस होगी कि कहां कौन सी चीज, अगर आपके पास फुर्सत है तो अपने पूरे सिलेबस को बैक टू बैक देखते चले जाना, रिवाइज करते चले जाना, आपको हर एक चीज की वजह समझ में आएगी, ठीक है ना, कि सर ने कहां कौन सी बात क्यों बताई और कहां कौन कौन सी बातें क्यों रोकी गई, कहां बताने के लिए। डिटरमिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और यहां से मेरे सामने एक छोटा सा कायदा बन गया कि भैया अगर लिखे हुए दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम एक जगह पर डेटरमिनर यूज करते हैं तो एक जगह, अरे जब डेटरमिन ही एक को कर रहे हो, एक के मीनिंग को फिक्स कर रहे हो, तो सिंगुलर बातचीत हुई, आर्टिकल का क्या लेना देना है। अगर इसी कायदे से मैं बदलकर चलने की कोशिश करूं और दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम डिटरमिनर से जोड़ने की कोशिश करें तो हेल्पिंग वर्ब, अगर अलग अलग डिटरमिनर तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हुई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखने का काम करता हूं तो मेरे सामने लिखी इस बातचीत में अगर मैं एक डिटरमिनर से इनको देख रहा हूं तो आपका इज अपना ठीक, लेकिन अगर दोनों के अलग अलग डिटरमिनर्स हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं तो दोनों के अलग अलग डिटरमिनर्स होने के नाते ही आप शायद यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेकर चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ बच्चों। कहता है फरहान अख्तर इज एन एक्टर, अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, ठीक है। देखो दोस्तों, याद करो, एडवर्ब के दौरान हम लोगों ने एक छोटे से नियम को समझा था, उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। मैं आपके सामने लिखूंगा, इस बात को ध्यान से समझना। भाई हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जब हम लिंकिंग वर्ब लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग हमेशा लिखने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा आपने इस लॉजिक को एडवर्ब के दौरान पढ़ा है, एक बार एडवर्ब अपना निकाल के देखना, याद आएगा हर एक चीज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज को मैं सर्टिफाई करूंगा। किसी भी लिखे सब्जेक्ट के बाद जब हम लिंकिंग वर्ब लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा ये जो भी कुछ है ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राज इज अ डॉक्टर,
मैंने ठीक लिखा? अच्छा, अगर मान लो मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं तो क्या ये कहना ठीक होगा राज इज डॉक्टर्स? क्या ये कहना ठीक होगा राज इज डॉक्टर्स? चलो मेरे बच्चों, अब मैं थोड़ा बात को आगे लेके चलूंगा। आप कहोगे सर राज इज अ डॉक्टर, क्यों कायदा सही हुआ? क्योंकि राज हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब है, और बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा वो भी तो सिंगुलर ही होगा। इसका मतलब इस चीज के लिखने की कोशिश अगर मैं करूं तो सिंगल डिटरमिनर ही हमें चाहिएगा। पॉइंट है। अब अगर इस तरीके से मैं इधर देखना चाहूं राज, ये लिंकिंग वर्ब हुआ, आगे लिखा है डॉक्टर्स, क्या इसकी कोई सेंस बनती है? आप कहोगे सर राज अगर सिंगुलर है तो इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो सिंगुलर ही होगा, यानी कि इसी लिखी छोटी सी बात से हमारा एक नियम जस्टिफाई होता है। और वो क्या हुआ? आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आपका अगर लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की वजह से आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा इसमें एक ही डिटरमिनर की सेंस तो बनती है। लेकिन अगर आपका लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आने वाला जो भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर एक से ज्यादा डिटरमिनर आप यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस सवाल को समझने का काम करते हैं। फरहान अख्तर अपने आप में सब्जेक्ट हुआ जो कि सिंगुलर है, ये लिखी आपके सामने लिंकिंग वर्ब। अगर लिंकिंग वर्ब है तो यानी कि ये जो भी कुछ लिखा है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर है हमारे सामने तो सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब इस एन एक्टर अ डायरेक्टर कहने की जरूरत नहीं है, सीधी बात। फरहान अख्तर इज, क्या कहोगे, एक्टर, डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर? बिल्कुल नहीं सर, हम इन सभी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ पहले शब्द के साथ ही डिटरमिनर का यूज करेंगे। क्लियर होगी बातचीत? ठीक है बेटा, अब आ जाओ इस अगले क्वेश्चन पर। राहुल हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर, लिखी हुई ये आ गई हमारे सामने लिंकिंग वर्ब। आगे अगर हम देखने का काम करते हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है आपका तो आने वाले जो भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो भी तो सिंगुलर ही होगा। अब सिंगुलर अगर होगा तो माई फ्रेंड अपने आप में ठीक है, दोबारा से माई लिखने की जरूरत नहीं, भाई सिंगल सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो सिंगल डिटरमिनर के साथ आना चाहिए। ठीक है। अब कौन कहता है कि आर्टिकल लिखा हो तो एक है तो दो है या तीन है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब? सर आर्टिकल का कोई लफड़ा नहीं है, बेसिकली लफड़ा नाम किससे चल रहा है? डिटरमिनर्स। आज बेटे एक अगली बात को समझने का काम करते हैं। लिखा है शिखा सो हर फ्रेंड एंड हर क्लासमेट। अब ध्यान से देखने का काम करना, शिखा हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये लिखा हुआ जो सो है ये एक लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये बेसिकली एक एक्शन वर्ब है। एक्शन का मतलब क्या हुआ? यहां पर देखने का एक्शन हुआ है। अब अगर देखने का एक्शन हुआ है तो देखने के लिए शिखा किसी एक इंसान को, क्या एक से ज्यादा इंसान को भी देख सकती है या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इस एक्शन वर्ब के बाद ये जो हमारे पास अलग अलग डिटरमिनर्स हैं इनमें कोई गलती नहीं है भाई। इसका मतलब ये समझ आता है कि लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं और इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एक्शन वर्ब, तो इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं, हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। और कोई नेसेसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कैसा हो, आप इस ऑब्जेक्ट के साथ सिंगल डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि देखने का अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं किसी एक इंसान को भी देख सकता हूं और देखने का काम कर रहा हूं तो मैं एक से ज्यादा इंसान को भी देखने का काम कर सकता हूं। तो इस हिसाब से इस लिखे सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। अब देखो डिटरमिनर का एप्लीकेशन कितना कंफ्यूज कर सकता है।
मैंने लिखा दे ऑफर्ड अस मच करी एंड चपातीस। ध्यान से समझना बेटा, करी के लिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की वजह से ये डिटर्मिनर तो ठीक है, लेकिन चपातीस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब दोनों के दोनों चीजें ही अलग है तो दोनों को अपना डिटर्मिनर भी अलग चाहिएगा। इसका मतलब इस मच से काम नहीं चलना, चपातीस से पहले आपको क्या यूज करना और पड़ गया, मैनी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। आई मेट हिज फादर एंड मदर इन दिस गार्डन। आप अगर ध्यान से देखने का काम करें, सब्जेक्ट एक्शन वर्ब, फादर के लिए डिटर्मिनर यूज हुआ हिज। क्या यही डिटर्मिनर मदर के लिए भी सेंसिबल है? नहीं सर, दो अलग इंसान है, अलग डिटर्मिनर चाहिएंगे। इसलिए इस मदर को अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो जो भी इसका हमारा डिटर्मिनर वो कोऑर्डिनेट करेगा, अलग अलग डिटर्मिनर्स की जरूरत होगी। पहले से ध्यान से समझे बेटा, फिर आगे चलते हैं। डिटर्मिनर अलग से कोई खास बात नहीं होती। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, जरा इन पर दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखो बच्चों, थोड़ा सा कैमरा मुझे लग रहा है टेढ़ा है, और उसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होना।
मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे प्लीज। जल्दी से दिमाग लगाएं क्वेश्चंस पर, फिर मैं काम करना शुरू करूंगा बच्चों। चलिए दोस्तों, आंसर्स बनाने से पहले कहानी को समझने का काम करते हैं। कभी कभी होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझें। इन सभी के सभी सेंटेंसेस में कहीं पर कोई डिटरमिनर का रोल नहीं है। जब डिटरमिनर का कोई रोल नहीं है तो ये चीज कहना, समझना, समझाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात हुई कि फिर हम कैटेगराइज कैसे करें। लॉजिक पर काम करते हैं। दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम कभी कभी जोड़कर लिखने की कोशिश करते हैं एंड से, और ये दोनों के दोनों मिलकर किसी एक पर्सन, एक ऑब्जेक्ट, एक आइडिया को जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसी वजह से खेल सिंगुलर हुआ और इसी वजह से खेल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करता है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या जो इंसान स्लो दौड़ता है रेस जीत सकता है? आप कहोगे नहीं। तो सर, दौड़ने के लिए स्लो और स्टडी दोनों होना जरूरी है। जब दोनों की दोनों क्वालिटीज एक ही इंसान में होंगी तभी तो वो रेस जीत सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने यहां पर कायदे से कहने की कोशिश करी, विन नहीं, विंस होना अपने आप में ज्यादा सेंसिबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। टाइम एंड टाइड। देखो सर, समय की जो चाल है वो अपनी है। हमारी क्लास का सेशन शुरू हुआ करेक्ट 4:03 पर, तो समय अपने हिसाब से चल ही रहा है। मेरे रोके नहीं रुकना, आपके कहने से नहीं जल्दी भागेगा। अगर हम टाइड की बात करते हैं तो टाइड का अर्थ होता है, टाइड का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी। तो समय के पहले या समय के बाद अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, इसलिए दोनों जो चीजें अलग हुई, इसीलिए हमने यहां पर चुना वेट। अगला सवाल कहता है पॉवर्टी एंड मिजरी, टेस्ट, टेस्ट्स। अगर हम ध्यान से समझें, जो इंसान गरीब है वो दुखी है,
बिल्कुल नहीं सर, गरीब होना दुखी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, और जब ये दोनों की दोनों चीजें अलग हैं तो अलग होने का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मेकिंग पाइज इज आर हिज एक्सपर्टाइज। यहाँ पाइज से लेना देना नहीं है, लेना देना है बनाने की कला से, यानी कि मेकिंग हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसीलिए कहना ज्यादा सेंसिबल हुआ इज। हॉर्स एंड कैरेज इज आर रेडी। अगर ध्यान से हम समझें, जब रेडी जो चीज है, यानी कि हॉर्स एंड कैरेज दोनों की दोनों चीजों को मिलाकर आप कहीं पर चलोगे तभी तो दोनों का इकट्ठा काम हुआ। अब इकट्ठा काम हुआ तो इज कह देना ज्यादा अप्रोप्रिएट हुआ। ब्रेड एंड बटर, सर हम इन दोनों चीजों को अलग अलग सेंस में कभी कंज्यूम नहीं करते, ये दोनों की दोनों चीजें इकट्ठी मिलकर एक कॉमन चीज बनाती हैं, इसलिए यहां पर आपने कहा इज और कहा नीड, प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं। बड़े ध्यान से इसे देखें, फिर आगे चलते हैं। एंड कंजंक्शन से इस तरीके की कंफ्यूजन दी जाती हैं। अच्छा बच्चों, याद करते हैं जरा ध्यान से, नाउन के दौरान हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, यूनिट। यूनिट में हम लोगों ने एक छोटा सा लॉजिक समझा था जिसे हमने कहा था अवध से पहले। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, आपको चीजें याद हैं, वरना मैं टॉपिक का नाम भी साथ साथ लेकर चल रहा हूं, उन्हें आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने इस चीज को मेरे साथ मिलकर पढ़ा था, और उस चीज को हम कहने की अगर कोशिश करें तो शायद अवध से पहले की एक एक एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने समझी है। फाइन, अगर ए की हम बात करें तो ये हुआ अमाउंट, डब्ल्यू की बात करें तो वेट, डी की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, एच की अगर हम बात करें तो हाइट, एस की अगर हम बात करें तो स्पीड, पी की अगर हम बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम। इनको लेकर हम लोगों ने दो चीजों को समझा था, और एक हम लोगों ने कहा था यूनाइटेड सेंस, और एक हम लोगों ने चीजों को समझा था डिवाइडेड सेंस। यूनाइटेड सेंस होने का ताल्लुक हमें ये कहता है कि आने वाली हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, और डिवाइडेड सेंस की अगर हम बात करें तो आने वाली सेंस कहती है प्लूरल हेल्पिंग ऑफ। छोटा सा एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं 10 miles इज आर कवर्ड ऑन फुट। पुराना सवाल है बच्चों, अगर पैदल चलकर ही आपने सफर को तय किया है तो बैक टू बैक आप चलते जा रहे हैं इसके आधार पर। लेकिन अगर आप इसी बातचीत को आगे कहने की कोशिश करोगे बाई कार, तो इसका मतलब ये समझ आया कि डिवाइडेड सेंस की अगर लॉजिक कहती है तो आप यहां पर यूज करने की कोशिश करेंगे आर। ठीक है बच्चों, पढ़ी हुई चीज है हमारी, ये हम लोगों ने कही है। कोई भी इनमें सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करो तो आपका बड़ा आसानी से सवाल बन सकता है। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं 5000 रुपीज इज आर
इन माई पॉकेट। ये सवाल हमारे सारे नाउन के दौरान पड़े हुए हैं। आप जब पॉकेट का जिक्र कर रहे हो तो एक ही पॉकेट में पैसा इकट्ठा ही तो रखा हुआ है, लेकिन अगर आप कहने का काम करते हो पॉकेट्स, तो पॉकेट्स कहने का मतलब क्या समझ में आया? आप एक से ज्यादा पॉकेट में रख रहे हो तो डिवाइडेड सेंस है। एक बार इसे देखो सर, शायद याद आ जाए आप लोगों को। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। हम लोगों ने इस चीज को समझने का काम किया था, हम इसे फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये फ्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन को लेकर हम लोगों ने छोटे छोटे सवाल समझने का काम किया था। आपको शायद याद हो, अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो 1/10 या फिर 1/10 आगे इज या आर, नाउन के दौरान पढ़ाया था बच्चों। यूनिट फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिंगुलर, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब की भी अगर हम बात करें तो सिंगुलर। अगर हम इसी 1/10 की हटाकर बात अगर कहने की कोशिश करें 2/3, या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करूं 2/3, तो आगे क्या कहने का काम करोगे भाई, इज या आर? आप कहोगे सर जब प्रॉपर फ्रैक्शन आया तो आपका डिनोमिनेटर भी प्लूरल और आपकी आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। पढ़ी है बातें हमने। चलो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे, ठीक है। जब हम इस फ्रैक्शन के साथ आने वाले नाउन की बात करते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब का क्या किया जाए? बहुत आसान है ये चीज समझना, बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। फ्रैक्शन के बाद आने वाले इस ऑफ की बात अगर हम आगे लेकर चलते हैं इस नाउन पर, तो इस नाउन के आधार पर ही खेल हमारा शुरू होता है। जैसा हमारे पास नाउन वैसी ही हेल्पिंग वर्ब। फिर कह रहा हूं, जैसा हमारे सामने लिखा हुआ नाउन है वैसी ही हेल्पिंग वर्ब। एक एग्जाम्पल लेकर चल लेता हूं चीजें समझाने के लिए। ये पहला नियम है बच्चों। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा अभी आपके सामने। अगर मैं कहता हूं 2/3 ऑफ द बुक्स, तो प्लूरल होने की ही वजह से आपने चुना आर। अगर मैं यही सवाल लिखने की कोशिश करता हूं और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने लिखा बुक, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब के नाम पर मैं सिर्फ इज का यूज करता हूं, ठीक है। यही नियम अगर थोड़ा आगे हम लेकर चलने की कोशिश करें, यही अगर हम आगे लेकर चलने की कोशिश करें तो एक दूसरा सवाल उठता है, और वो सवाल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर हम लोग किसी भी लिखे हुए न्यूमरल के साथ, अगर हम किसी भी लिखे हुए न्यूमरल के साथ शब्द का प्रयोग करते हैं और वो शब्द है परसेंट, तो ऑफ के बाद आए नाउन के हिसाब से ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का एग्रीमेंट तैयार करते हैं। अब अगर इसे हम समझें ध्यान से, तो हमारे सामने लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, जैसे अगर एग्जाम्पल तैयार करने की कोशिश करें, मैंने कहा 10% ऑफ द बुक्स, तो भाई बुक्स अगर प्लूरल है तो इस बुक्स के अकॉर्डिंग ही क्या यूज होना सेंसिबल हुआ,
आर। अगर इसी सवाल को थोड़ा बदलकर मैं लिखने की कोशिश करूं, 10% ऑफ द बुक, तो ये हुआ आपकी तरफ से इज। बिल्कुल सीधी बात है, जैसा हमारे सामने आ रहा है नाउन, ठीक है, वैसे ही हम यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसके नियम में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है वहां जहां हम सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं परसेंट, या फिर अगर हम कहें तो परसेंटेज। तो परसेंटेज के साथ लिखा हुआ ऑफ, आगे लिखा हुआ है हमारे सामने नाउन। अब इसको लेकर चलेंगे तो कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। कहानी क्या बदलती है, ध्यान से देखें। चाहे लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन, चाहे लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चाहे लिखा कोई भी तरह का नाउन, आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सिंगुलर ही लेकर चलते हैं। अब अगर इसी नियम के मुताबिक इस सवाल को देखा जाए, मैं अगर यहां से इस 10 को हटाकर लिखने की कोशिश करूंगा सिर्फ परसेंट, ठीक है, या फिर अगर मैं लिखने की कोशिश करूं द परसेंट, तो सर कोई आगे कैलकुलेशन ही नहीं बनती। तो यहां पर इस आर के लिखने की हमें जरूरत नहीं है और इसकी जगह आता है हमारे पास इज। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ हमारा पहले बेसिक सा सवाल। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलने का प्रयास करूंगा, एक अगले नियम पर लेकर चलना चाहूंगा। कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस हैं जो फ्रैक्शंस की तरीके से ही मान लिए गए हैं। अब वो फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शंस की तरीके से माने गए हैं, उनकी भी छोटी सी मैं आपकी मदद के लिए लिस्ट बना देता हूं। मैंने एक शब्द लिखा, देखो ध्यान से, हाफ। क्या लिखा बच्चों? हाफ। लिखा क्वार्टर। कभी कभी हम इसी की जगह लिखा हुआ देखते हैं सम, या फिर लिखा देखते हैं ऑफ, या फिर मैंने क्या कहा, रेस्ट के बाद लिखा हमने ऑफ। अब इनके बाद सीधा नियम ये कहता है बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कायदे से अगर हम समझने का काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहना चाहूं हाफ ऑफ द चलो मैंने कहा बॉटल इज या फिर आर। अब यही सवाल मैं फिर से बदलने की कोशिश करूं, हाफ ऑफ द बॉटल्स इज या फिर आर। अब अगर हम इसे समझने का काम करते हैं, बॉटल के मुताबिक हमने आगे क्या कहा, इज। बॉटल्स के हिसाब से हमने आगे क्या कहा, आर। ठीक है, तो इनमें वही लॉजिक काम कर रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन की ही कैटेगरी है। एक बार आप इसे देखें ध्यान से, फिर आगे चलने का काम करते हैं। अरुण कुमार, पढ़ने में ध्यान लगा ले बेटा, नहीं तो मैं यहीं से बहुत बुरी तरीके से डांटूंगा। ठीक है ना, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान है नहीं, नई नई बकवासबाजी में पढ़ रहा है। मैं अपने आप कराऊंगा बेटा, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद भी सर ये कराओ वो कराओ। मुझे नाटकबाजी नहीं अच्छी लगती बेटा, अपना दिमाग इस चीज पर लगाओ जो पढ़ा रहा हूं।
इसी बातचीत को अगर थोड़ा आगे हम बढ़ाने का काम करें तो एक और वे है जो आपकी सेंटेंस की स्टेटमेंट बनाने का काम करता है। एक तरफ हमने कहा अ नंबर ऑफ, सबसे पहली बात तो ध्यान रखा जाए इनके साथ आने वाली जो भी बातचीत है वो प्लूरल काउंटेबल होनी चाहिए। और इसी जैसी बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो लिखा है मैंने 10 नंबर ऑफ, लेकिन इसके साथ भी कहानी तो वहीं रह गई, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब सवाल ये उठता है कि आने वाली हेल्पिंग वर्ब का आप लोग जिक्र कैसे लिखें, आने वाली हेल्पिंग वर्ब का आप लोग जिक्र कैसे लिखें। थोड़ा सा चीजों को समझने का काम करता हूं, और समझने वाली बात क्या है इसमें थोड़ा सा ध्यान से मैं लिख लेता हूं। मैंने कहा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, दोनों को समझाता हूं। इस लिखे हुए अगर कायदे को हम समझने का काम करें तो पहली बात तो ये समझ में आती है, आर्टिकल ए का जब हम जिक्र करते हैं, ठीक है, अगर हम आर्टिकल ए की हम बात करते हैं तो लिखी हुई इस आर्टिकल ए को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा तो इस हिसाब से इसका मीनिंग नंबर पर गया और नंबर का मीनिंग स्टूडेंट्स पर गया, और स्टूडेंट्स के ही मुताबिक हम लोग इसके साथ यूज करने की कोशिश करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मैं एग्जाम्पल के लिए अगर लिख लूं तो ये हुआ आर। अब अगर इस लिखी बातचीत में हम लोग देखने का काम करें तो इस लिखी बातचीत में कायदा बदलता है। यहां पर लिखा है हमारे सामने स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बिहेवियर लेकर आता है नंबर के कोडिंग, क्योंकि नंबर के कोडिंग लिखा है आर्टिकल द, तो द के साथ लिखा ये नंबर अपने आप में स्पेसिफिक है, और ये अगर अपने आप में स्पेसिफिक है तो अगर ये अपने आप में स्पेसिफिक हुआ, इसी की वजह से हम लोग यूज करने का काम करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और इसी की वजह से आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज। तो ये वाली बात हमारे इतने तुक्केबाजी वाले भी कहने वाले लोग हैं वो सीधी बात कहते हैं कि अगर ए के साथ नंबर लिखा है तो सर नंबर बताता है इस नाउन के बारे में, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का चुनाव हो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और अगर हम बात करने की कोशिश करें आर्टिकल द के साथ तो द की वजह से ही हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने की कोशिश करते हैं वो सिंगुलर होने का दायरा तैयार होता है। यहां पर हम संख्या की बात कर रहे हैं, यहां पर हम इस प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं। एक बार इसके अलावा भी अगर हम समझने की कोशिश करें अगर हम इसके अलावा भी देखने की कोशिश करें तो इसके अलावा भी वही कहानी बनती है। अगर लिखी हुई बातचीत में अनकाउंटेबल नाउन आता है तो द के साथ हम लिख सकते हैं क्वांटिटी या फिर अमाउंट, लगाया हमने ऑफ अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर मैं कहना चाहूं द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, इस तरीके की बातचीत थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। हमारे सामने एक छोटा सा डिस्कशन है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ एक लॉजिक हम लोगों को समझ आया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और जितनी चीजें मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं इन्हें बड़े अच्छे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। और जब इन चीज़ों को आप लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो कल मेरी आपकी मुलाकात होगी कुछ एक बातों को और लेकर, और हम फिर अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर होगा विदाई समारोह, आपका मेरा भावभीनी अश्रुपूर्ण, क्या बोलते हैं उसे, है चलो नहीं, आज रात 10:10 लाइव मिलते हैं हम लोग, और हम लोग सीपीओ को किस तरीके से सोल्व करना है उसके सारे के सारे मैटर पर काम करेंगे। और सीपीओ का पेपर 2018 के सॉल्यूशंस पर मैं अब आप लोगों के साथ मिलकर जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, गुड नाइट एवरीवन।